माँ मुझसे पहले ही अपने दफ्तर से आ चुकी थी। वह रसोई घर में शायद चाय बना रही थी। मैं अपना बैग रखकर सीधी रसोई घर में ही पहुंच गई। माँ अनमनी थी, ऐसा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। फिर कुछ अनचाहा घटा है। मैंने अनुमान लगा लिया। लड़के वालों की ओर से हर बार निराशा ही उनके हाथ लगी है। मैंने जानबूझकर माँ की उदासी का कारण ना पूछा, क्योंकि दुखती रग पर हाथ धरते ही वो अपना धैर्य खो बैठती और बाबूजी को याद करके घंटों रोती रहती। माँ ने मेरी ओर देखे बिना ही चाय का प्याला आगे बढ़ा दिया, जिसे थामे मैं बरामदे में कुर्सी पर आ बैठी। माँ अपने कमरे में चली गई थी। विषाद से मन भर उठा। पिछले 4 साल से माँ मेरे लिए वर की खोज में लगी थी, लेकिन अभी तक एक आदत लड़का नहीं जुटा पाई थी कि बेटी के हाथ पीले कर संतोष की सांस लेती। माँ अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं थी। मेरी अच्छी खासी नौकरी और ठीक ठाक रूप रंग होते हुए भी विवाह में विलंब होता जा रहा था। जो परिवार माँ को अच्छा लगता वह हमें अपनाने से इनकार कर देता, और जिनको हम पसंद आते उन्हें माँ अपनी बेटी देने से इनकार कर देती। शहर बंद होने के कारण मैं सड़क पर खड़ी खड़ी बेजार हो चुकी थी। कोई रिक्शा, बस, ऑटो रिक्शा आदि नहीं चल रहा था। घर से माँ ने वनीता की मोपेड भी नहीं लाने दी। हालांकि वनीता का कॉलेज बंद था। मुझे दफ्तर पहुंचना था। कई आवश्यक काम करने थे। न जाती तो व्यर्थ ही अफसर की कोप भजन कंती। इधर उधर देखा, कोई जान पहचान का ना दिखा। घड़ी पर निगाह गई तो पूरा 1 घंटा हो गया था। खड़े खड़े मैं सामने ही देखे जा रही थी। अचानक स्कूटर पर एक नौजवान आता दिखा। वह पास आता गया तो पहचान के चिन्ह उभर आए। यह तो शायद उद्यान है। हाँ, वही था। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह भी मुझे पहचान गया। स्कूटर रेंगता हुआ मेरे पास रुक गया। उद्यान, मैंने धीरे से पुकारा। शुभ्रा, तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस स्टॉप पर क्या करते हैं? दफ्तर जाने के लिए खड़ी थी, लेकिन लगता नहीं कि आज जा पाऊंगी। आज कितने अरसे बाद दिखी हो तुम। शहर बंद न होता तो शायद आज भी नहीं, कहकर वह हंसने लगा। और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, कहकर मैं उसके पीछे बैठने का संकेत पाते ही स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर उद्यान और मैं कॉलेज से निकलने के बाद का ब्यौरा एक दूसरे को देते रहे। वह बीकॉम करके अपना व्यवसाय कर रहा था और मैं एमकॉम करके नौकरी करने लगी थी। मेरा दफ्तर आ चुका था। वह मुझे उतार कर अपने रास्ते चला गया। गोरा चिट्टा, लंबी कद काठी के सम्मोहक व्यक्तिगत का स्वामी उद्यान कितने वर्षों बाद मिला था। कॉलेज के समय कैसा दुबला पतला सरकंडे सा था। मैं उसे भूलकर दफ्तर के काम में उलझ गई। होश में तब आई जब छुट्टी का समय हुआ। अब जाऊंगी कैसे घर लौटकर, सोचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि सामने गुलमोहर के पेड़ तले स्कूटर लिए उद्यान खड़ा दिखाई दिया। उसने वहीं से आवाज़ दी, शुभ्रा, तुम? मैं आश्चर्य में पड़ी उस तक पहुंच गई। तुम्हें काम था कोई यहाँ? नहीं, तुम्हें लेने आया हूँ। सोचा छोड़ तो आया, लेकिन घर जाओगी कैसे? मैं आभार से भर उठी थी। उस दिन के बाद तो रोज ही आना जाना साथ होने लगा। हम साथ साथ घूमते हुए दुनिया भर की बातें करते। एक दिन उद्यान घर आया तो माँ को उसका विनम्र व्यवहार और सौम्य व्यक्तिगत प्रभावित कर गए। छोटी बहन वनीता बड़े शर्मीले स्वभाव की थी। वह तो उसके सामने आती ही ना थी। वह आता और मुझसे बात करके चला जाता। मैं वनीता को चाय बनाकर लाने के लिए कहती, लेकिन वह ना आती। एक बात मैं कितने ही दिनों से महसूस कर रही थी। मुझे बार बार लगता कि जैसे उद्यान कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते जाने क्या सोचकर रुक जाता है। किसी अनकही बात को लेकर बेचैन सा वह महीनों से मेरे साथ चल रहा था। एक दिन उद्यान मुझे स्कूटर से उतारकर चलने लगा तो मैंने ही उसे घर में बुला लिया। अंदर आओ, एक प्याला चाय पीकर जाना। वह मासूम बालक सा मेरे पीछे पीछे चला आया। माँ घर में नहीं थी और वनीता भी कॉलेज से नहीं आई थी, सो चाय मैंने बनाई। चाय के दौरान, शुभ्रा, एक बात कहूँ, कहते कहते ही उसे जोर से खांसी आ गई। गले में शायद कुछ फंस गया था। वह बुरी तरह खांसने लगा। मैं दौड़कर गिलास में पानी ले आई और गिलास उसके ओठों से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। खांसी का दौर समाप्त हुआ तो वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा।
आंखों में खांसी के कारण आंसू भर आए थे। उद्यान, क्या कहने जा रहे थे तुम? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण खांसी आने लगी? सुनकर वह हंसने लगा। शुभ्रा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह अधूरा वाक्य छोड़कर नीचे देखने लगा और मैं शर्माकर गंभीर हो उठी और लाज की लाली मेरे मुख पर दौड़ गई। उद्यान, यही बात तो कहने के लिए मैं न जाने कब से सोच रही थी, धीरे से कहकर मैंने उसके प्रेम निवेदन का उत्तर दे दिया था। दोनों अपनी अपनी जगह चुप बैठे रहे थे। लग रहा था इन वाक्यों को कहने के लिए ही हम इतने दिनों से न जाने कितनी बातें बस ऐसे ही करे जा रहे थे। एक दूसरे से दृष्टि मिला पाना कैसा दुर्भर लग रहा था। शाम खुशनुमा हो उठी थी और अनुपम सुनहरी आभा बिखेरती जीवन के हर पल पर उतर रही थी। मौसम का हर दिन रंगीन हो उठा था। मैं और उद्यान पखेरियों से पंख लगाए प्रीति के गगन पर उड़ चले थे। हम लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन आपस में विवाह करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। सोनपुर चलोगे शुभ्रा? एक दिन उद्यान ने पूछा था। मेला दिखाने ले चलोगे? हाँ, माँ हमारे साथ जा नहीं सकती थी और अकेले उद्यान के साथ मेरा जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अतः मैंने वनीता से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पगली, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यही है ना तेरी दिनचर्या? बाहर निकलेगी तो मन बहल जाएगा। मैंने उसे समझाकर तैयार कर लिया था। हम तीनों साथ ही गए थे। मैं बीच में बैठी थी। उद्यान और वनीता मेरे इधर उधर बैठे थे बस की सीट पर। इस यात्रा के बीच वनीता थोड़ा बहुत खुलने लगी थी। उद्यान के साथ मेले की भीड़ भाड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे घूमते रहे थे। उद्यान लगभग रोज ही हमारे घर आता था, लेकिन अब हमारी बातों के बीच वनीता भी होती। मैं सोचती थी कि उद्यान बुरा मानेगा कि हर समय छोटी बहन को साथ रखती है, इसलिए मैंने एक दिन वनीता को किसी काम के बहाने दीपक के घर भेज दिया था। लेकिन थोड़ी देर वनीता ना दिखी तो उद्यान ने पूछ ही लिया, वनीता कहाँ है? काम से गई है दीपा के घर, मैंने अनजान बनते हुए कह दिया। उस दिन तो वह चला गया, लेकिन अब जब भी वह आता वनीता से बातें करने को आतुर रहता। यदि वह सामने ना आती तो उसके कमरे में पहुंच जाता। मैंने उद्यान से शीघ्र शादी करने को कहा था, लेकिन वह कहाँ माना था। अभी क्या जल्दी है शुभ्रा, मेरा काम ठीक से जम जाने दो। कब करेंगे हम लोग शादी उद्यान? बस 1.5 साल का समय मुझे दे दो शुभ्रा। मैं क्या कहती चुप हो गई। मेरी भी तरक्की होने वाली थी, उसमें तबादला भी हो सकता था। सोचा शायद दोनों के ही हित में है। अब जब भी उद्यान आता वनीता उससे खूब खोल कर बातें करती। वह मजाक करता तो वह हंसकर उसका उत्तर देती थी। धीरे धीरे दोनों मजाकों पर उतर आए। मुझसे सुना नहीं जाता था, आखिर कहना ही पड़ा मुझे, उद्यान अपनी सीमा मत लांघो उस लड़की से ऐसी बातें। मेरी इस बात का असर तो हुआ था उद्यान पर, लेकिन साली के रिश्ते की आड़ में उसने अपने अनर्गल बोलों को छिपा दिया था। अब वह संयत होकर बोलता था, फिर भी कहीं न कहीं से उसका अनुचित आशय झलक ही जाता। वनीता को मेरा यह मर्यादित व्यवहार करने का सुझाव अच्छा न लगा। मैं दिन पर दिन यही महसूस कर रही थी कि वनीता उद्यान की ओर अदृश्य डोर से बंधी खींची चली जा रही है। उद्यान से कहा तो वह यही बोला था, शुभ्रा, यह तुम्हारा व्यर्थ का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। छुट्टी का दिन था, माँ घर पर नहीं थी, वनीता दीपक के घर गई थी। अकेली ऊब चुकी थी मैं। सोचा कि घर की सफाई करनी चाहिए, हफ्ते भर तो व्यस्तता रहती है। माँ की अलमारी साफ कर दी, फिर अपनी और फिर वनीता की किताबें हटाई ही थी कि किसी पुस्तक से उद्यान का फोटो मेरे पाँव के पास आ गिरा। फोटो को देखते ही मेरा मन कैसी कटीली झाड़ी में उलझ गया था कि निकलने के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद क्या मैं अपने मन को समझा पाई थी, पर मेरी आशंका गलत कहाँ थी। वनीता शाम को लौटी तो मैंने उसे समझाने की चेष्टा की थी। देख वनीता, क्यों उद्यान के चक्कर में पड़ी है? वह शादी का वादा तो किसी और से कर चुका है। जिस बहन के मुख से कभी बोल भी नहीं फूटते थे, आज वह यूं दावा नल उगलने लगी। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वनीता गुस्से से फट पड़ी। क्यों मेरे पीछे
पड़ी हो दीदी, हर समय तुम इसी ताक झाक में लगी रहती हो कि मैं उद्यान से बात तो नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों ताक झाक करूँगी, मैं तो तुझे समझा रही हूँ, मैंने धीरे से कहा। क्या समझाना चाहती हो मुझे, बोलो, क्या कहती मैं? चुप ही रही, सोचने लगी कि आज वनीता को क्या हो गया है। इसका मुख तो दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, आज यह ऐसे सीधी पड़ गई। देख वनीता, तुझे क्या मिल जाएगा उद्यान को मुझसे छीनकर? मैंने सीधा प्रश्न किया था। किससे किससे छीनकर? वह गुस्से से भर उठी थी। मैंने किसी से नहीं छीना उसे, वह मुझे मिला है। फिर तुम उद्यान को क्यों नहीं रोकती? मैं बुलाती हूँ क्या उसे? उसने तड़ाक से ये वाक मेरे मुख पर दे मारे। अंधे कुएं में धंसी जा रही थी मैं। माँ बुलाती रही खाने के लिए, लेकिन मैं सुनना कहाँ चाहती थी कुछ। माँ, सिर में दर्द है कहकर किसी तरह उनसे निजात पा गई थी, लेकिन वह मेरे बहानों को कहाँ अंगीकार कर पाई थी। शुभ्रा, क्या हुआ बेटी, कई दिन से तू उदास है? मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। रोती रही मैं और वो मेरा सिर दबाती रही। क्या कहती माँ से? कैसे कहती कि मेरी छोटी बहन ने मेरे प्यार पर डाका डाला है, और क्या न्याय कर पाती वो इसका? उनके लिए तो दोनों बेटियां बराबर थी। वनीता ने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी। उद्यान ने भी घर आना छोड़ दिया था। हम दोनों बहनों की रस्साकसी से तंग आकर वह किनारे हो गया था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अजीब हाल था मेरा। और घर में वनीता का गुस्सा भरा चेहरा देखकर कितने अनदेखे दंश खाए थे अपने मन पर, हिसाब नहीं था मेरे पास। तनाव भरे माहौल को माँ टटोलने की कोशिश करती रहती, लेकिन उन्हें कौन बताता। वनीता, तूने मुझसे बोलना क्यों बंद कर रखा है? एक दिन मैं हारी हुई आवाज़ में बोली थी। सोचा शायद सुलह का कोई झरोका मन के आर पार देखने को मिल जाए, समझाने बुझाने से वनीता रास्ते पर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उद्यान के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या करोगी मुझसे बोलकर? मैं तो उद्यान को छीन ले गई ना तुमसे। क्या झूठ कह रही हो? बिल्कुल सच कहती हो, लेकिन मेरा दोस्त कितना है इसमें यह तुम भी जानती हो। उसका सपाट सा उत्तर मिल गया मुझे। तो तू नहीं छोड़ेगी उसे? मैंने आखिरी प्रश्न किया था। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कहती हुई वह घर से बाहर हो गई। मैंने इधर उधर देखा था, लेकिन वह कहीं नजर ना आई। मुझे डर लगने लगा था। दौड़कर मैं दीपा के घर पहुंची। वहां जाकर जान में जान आई, क्योंकि वनीता वहीं थी। तुम दोनों बहनों को क्या हो गया है? पागल हो गई हो उस लड़के के पीछे? दीपा क्रोध में बोल रही थी। वह मुझे समझाती रही। देखो शुभ्रा, उद्यान वनीता को चाहने लगा है, और यह भी उसे प्यार करती है। ऐसी स्थिति में तू रोक कैसे सकती है इन्हें? पगली, तू कहाँ तक रोक बांध लगाएगी इन पर? यदि तू उद्यान से विवाह भी कर लेगी, तब भी इनका प्यार नहीं मिट पाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। जीवन भर तुझे अवमानना ही झेलनी पड़ेगी। तू क्यों उद्यान के लिए परेशान है? वह तेरे प्रति ईमानदार ही होता तो यह विकट स्थिति आती आज। रात भर जैसे कोई मेरे मन के कपाट खोलता रहा कि मृग मरीचिका के पीछे कहाँ तक दौड़ूंगी और कब तक। उद्यान मेरे लिए एक सपना था, जो आँख खुलते ही विलीन हो गया, कभी ना दिखने के लिए। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, उद्यान 1.5 साल तक शादी नहीं करना चाहता था, अब तो 1.5 साल भी बीत गया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की मान्यता देने के पश्चात चिंतित स्वर में पूछा था, माँ अब करेगा शादी? वह वादा खिलाफी नहीं करेगा। शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैंने दफ्तर से कर्ज ले लिया था। माँ भी बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल लाई थी। कार्ड छपने की बारी थी। माँ ने कार्ड का विवरण तैयार कर लिया था। शुभ्रा बेट्स उद्यान। मैंने माँ के हाथ से वह कागज ले लिया। वह निरही सी पूछने लगी, क्यों अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कार्ड छपवाएगी? नहीं माँ नहीं, आपने तनिक से गलती कर दी है। वनीता बेट्स उद्यान लिखकर वह कागज मैंने माँ को लौटा दिया। क्या? ये क्या? माँ हक्की बक्की रह गई थी। हाँ माँ, यही ठीक है। उद्यान और वनीता की शादी होगी। मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। घबराते नहीं माँ, कहकर मैंने माँ की आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले। सच में दोस्तों, आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता,
समय आने पर बहन भी दुश्मन बन जाती हैं।